हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। बच्चों, आज हम आपको गद्यांश करवाने चल रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने आपको मैथ कराया है। अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे बच्चों? गद्यांश। 2 दिन हमने आपको मैथ पढ़ा दिया है और हफ्ते के 2 दिन बीत भी गए हैं। तो आज हम आपको गद्यांश पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर आपके 2 दिन क्या चलेगी बच्चों? रीजनिंग। तो चलिए गद्यांश की ओर चलते हैं। देखिए, यह आपका फर्स्ट गद्यांश है। पृथ्वी के भाग सदा गतिशील रहते हैं, पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चलते रहते हैं। हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता है कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगर ये भाग आसानी से नहीं बढ़े तो पृथ्वी वहाँ मुड़ जाती है और पृथ्वी के पूरे खंड तत्काल 4 या 5 फीट तक खिसक जाते हैं। इससे पैदा हुई विशाल कंपनों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं। बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। बहुत बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं जो बहुत हानि करती हैं। तो बच्चों, ओवरव्यू देखा जाए तो ये पैसेज आपका किस पे बेस्ड है बच्चों? भूकंप पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? भूकंप पे बेस्ड है। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं, आपके परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से? 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से बच्चों? 10 क्वेश्चन आएंगे। एक गद्यांश में 5 क्वेश्चन और आपका टोटल कितना गद्यांश आएगा? 2 गद्यांश आएगा। तो बच्चों आप कोशिश ये करिएगा कि मेरा गद्यांश में एक भी गलत ना हो। अगर आप गद्यांश में संभाल लेंगे तो मैथ और रीजनिंग में मान लीजिए बाई चांस आपका 1-2 गलत भी हो जाता है तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप ये कोशिश करिए कि मैं हिंदी अपनी एकदम सही कर लूँ और हिंदी में मेरा एक भी गलत ना हो। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा करिए कि जो पैसेज में दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाला करिए, अपने अकॉर्डिंग आंसर मत निकाला करिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता? हमें महाद्वीपों की गति का अनुभव क्यों नहीं होता? हमसे बोल रहा है कि महाद्वीप, जो मैंने देखिए यहाँ पे गद्यांश में आया है कि पूरे पर्वत और महाद्वीप भी चल रहे होते हैं, लेकिन इनकी गति का अनुभव हमें क्यों नहीं होता? हमें इसका अनुभव, ये देखिए आंसर लिखा है, हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी गति के साथ चल रहे होते हैं। तो महाद्वीप और पर्वत तो गति कर रहे हैं, लेकिन इनकी गति का अनुभव हमें इसलिए नहीं होता क्योंकि हम भी इनके साथ क्या करते हैं बच्चों? चलते रहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है केवल पृथ्वी के कुछ भाग गति करते हैं। दूसरा ऑप्शन है वे बहुत कम चाल से चलते हैं। तीसरा ऑप्शन है हम भी उन्हीं के साथ चलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है वे तभी चलते हैं जब हम सोए होते हैं। तो जाहिर सी बात है बच्चों, आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी वाला। क्यों सही हो जाएगा? यहाँ पे देखिए गद्यांश में साफ साफ लिखा है हमें इसका अनुभव इसलिए नहीं होता कि हम भी इस गति के साथ चल रहे होते हैं। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे कहते हैं। जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, भूकंप, सेकेंड ऑप्शन भूभ्रंश, थर्ड ऑप्शन महाद्वीपीय गति और फोर्थ ऑप्शन भूस्खलन। देखिए हमसे पूछा है जब धरती के तल पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो जाहिर सी बात है इसे क्या कहेंगे हम बच्चों? भूकंप। क्या कहेंगे? भूकंप। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चाहे तो आप पैसेज में देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है
कि जब धरती के पृथ्वी के पापड़ी के भाग एक दूसरे को धक्का देते हैं तो ये आसानी से नहीं बढ़ पाते और वहाँ पृथ्वी मुड़ जाती है। ये इससे पैदा हुई विशाल भूकंपीय तरंगे कहते हैं, जिन्हें हम भूकंप के रूप में अनुभव करते हैं। तो क्वेश्चन आपको कह रहा था कि जब धरती पर भूकंपीय तरंगों का अनुभव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? भूकंप कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है? एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है? फर्स्ट ऑप्शन है कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, दूसरा धरती थोड़ी झूलती है, तीसरा बड़े भवन गिर जाते हैं, चौथा छत पर लगी रोशनियां झूलती हैं। तो चलिए हम गद्यांश की ओर एक बार फिर लौटते हैं। ये देखते हैं कि छोटे भूकंप से क्या होता है या हल्के भूकंप। देखिए इसमें दिया गया है हल्के भूकंप में बर्तन खड़खड़ा सकते हैं या छत पर लगी रोशनियां झूल सकती हैं, बड़े भूकंप में भवन गिर सकते हैं। तो ऑप्शंस अगर देखें हम तो आपका है कैबिनेट में रखे बर्तन खड़खड़ाते हैं, सेकंड है धरती थोड़ी सी झूलती है। छोटे से भूकंप में धरती क्या होती है बच्चों? थोड़ी सी क्या होती है? झूल जाती है और छत पर लगी रोशनियां झूलती है। लेकिन भवन कब गिरते हैं? जब बड़ा भूकंप आता है। तो ये होने की संभावना सबसे कम है, क्योंकि हमसे पूछा ही था कि एक छोटे भूकंप में इनमें से क्या होने की संभावना सबसे कम है। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी आने का कारण है। सुनामी आने का कारण है फर्स्ट ऑप्शन छोटे भूकंप, सेकेंड ऑप्शन बड़े भूकंप, थर्ड ऑप्शन ज्वारीय लहरें, फोर्थ ऑप्शन विशाल लहरें। तो अगर हम गद्यांश में देखें तो सुनामी आने का कारण यहाँ पे देखिए बहुत बड़े भूकंपों से भूस्खलन होता है और सुनामी नाम की विशाल समुद्री लहरें आती हैं। तो सुनामी आने का जाहिर सी बात है कारण क्या है? बड़े भूकंप। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इस गद्यांश के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त अनुच्छेद में प्रयुक्त तत्काल का अर्थ है। मतलब इस अनुच्छेद में जो तत्काल शब्द आया है, कौन सा शब्द आया है बच्चों? तत्काल शब्द आया है। इसका हमें क्या बताना है? अर्थ बताना है। क्या बताना है बच्चों? अर्थ बताना है। तो देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक समय, सेकेंड ऑप्शन है देर से, थर्ड ऑप्शन है कुछ दूरी पर और फोर्थ ऑप्शन है तुरंत। तो तत्काल का मतलब होता है बच्चों तुरंत, इंस्टेंट, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी वाला सही हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट गद्यांश था। ये देखिए हमने आपको इसको करवा दिया है। आपको इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बच्चों साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट गद्यांश की ओर चलते हैं। ये आपका दूसरा गद्यांश है। कौन सा गद्यांश है बच्चों? दूसरा। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कुछ मिस हो गया है, मैं 1 मिनट बता रही हूँ क्या मिस हुआ है। औसत 1 सेकेंड बच्चों। ये यहाँ पे नीम को गांव का औषधालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? गांव का औषधालय कहा जाता है। औषधालय, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, कोई बात नहीं है। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम को क्या कहा जाता है? गांव का औषधालय कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसके वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा
गया है। उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के रूप में किया जाता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में किया जाता है। ये आपका गद्यांश है बच्चों, इसमें थोड़ा बहुत कुछ मिस हो गया है, कोई बात नहीं। इसका अगर आप पीडीएफ चाहेंगे तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका पीडीएफ दे देंगे। यहाँ पे जो भी कमियाँ हुई हैं उसको हम सुधरवा देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका औषधालय है, यानी औषधालय का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषि भूमि, सेकेंड ऑप्शन है औषध भंडार, थर्ड ऑप्शन है खेल का मैदान और फोर्थ ऑप्शन है फार्म हाउस। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, औषध भंडार। क्या हो जाएगा बच्चों, औषध भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग बच्चों क्या है आपका, बीज। क्या है, बीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दोष रहित, सेकेंड ऑप्शन त्रुटि रहित, थर्ड ऑप्शन बेजोड़, फोर्थ ऑप्शन कुरूप। तो देखिए बच्चों यहाँ पे दोष रहित, निर्दोष का मतलब होता है दोष रहित, त्रुटिहीन, कुरूप। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप गद्यांश से ही आंसर निकालने की कोशिश किया करिए और साथ ही साथ आप पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश ये सब भी याद किए रहिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे पूछ लिया कि निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, तो अगर आप पर्यायवाची याद किए रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वहाँ गद्यांश में आपको निर्दोष का पर्यायवाची नहीं दिया रहेगा, आपको अपने से याद करके जाना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है, मतलब जो अनुच्छेद में शब्द कीट आया है उसका मतलब बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े, सेकेंड ऑप्शन है क्रुद्ध व्यक्ति, थर्ड ऑप्शन है गंदा पानी, फोर्थ ऑप्शन है प्रदूषण। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कीट का मतलब फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो रोज़ नए नए वीडियोस डाल रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, गाँव में नीम की डैश का उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। गांव में नीम की किसका उपयोग दांत के ब्रश के रूप में किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जड़ों का, सेकंड ऑप्शन है पत्तियों का, थर्ड ऑप्शन है टहनियों का और फोर्थ ऑप्शन है बीज की खली का। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, टहनियों का। टहनियों का प्रयोग हम गांव में किसकी तरह करते हैं, दांत के ब्रश के तरीके करते हैं। अगर आप गांव में रहते होंगे तो आप जानते होंगे कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो दांत को अपने किससे साफ करते थे, नीम की टहनियों से। तो बच्चों ये आपका दूसरा गद्यांश था और ये आपका पहला गद्यांश था। तो आज की वीडियो में हमने आपको 2 गद्यांश करवाए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे द्वारा जो भी गद्यांश आपको करवाया गया है वो समझ में आया होगा। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, फिर से बता रही हूँ कि आपके गद्यांश से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10 क्वेश्चन में आप कोशिश ये करिए कि मेरा एक भी गलत ना हो। अगर आप गद्यांश में गलत कर देंगे तो चलिए मैं मान लेती हूँ एक रीजनिंग या एक मैथ में भी गलत कर देते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों आप कोशिश ये करिए कि मेरा गद्यांश जो 10 क्वेश्चन गद्यांश में आएगा उसमें से आप एक भी क्वेश्चन गलत
ना करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।